नमस्कार। आज हम फ्लिप फ्लॉप्स की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहली एप्लीकेशन जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है रजिस्टर। रजिस्टर फॉर एग्जांपल 8 बिट रजिस्टर एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन है जिसमें 8 बिट्स के डेटा को स्टोर किया जा सकता है। रजिस्टर 4 बिट का भी हो सकता है, 4 बिट रजिस्टर जो 4 बिट्स को टेम्परेरी रूप से स्टोर करे। तो अपन लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इस दौरान अपन लोग डी फ्लिप फ्लॉप्स, टी फ्लिप फ्लॉप्स और मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप्स काम में लेंगे। हम लोग फ्लिप फ्लॉप की पहली एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जिसे 4 बिट रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर एक टेम्परेरी मेमोरी डिवाइस को कहते हैं जिसके अंदर अपन कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर अपने को ऐसी डिवाइस बनानी है तो उसके अंदर कुछ डेटा इनपुट्स होंगे और कुछ डेटा आउटपुट्स होंगे। अगर 4 बिट डेटा रजिस्टर बनाना है तो अपने को 4 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को याद रख सकती है और हमें 4 बिट्स को याद रखने वाला कोई सर्किट बनाना है तो हमारे को 4 फ्लिप फ्लॉप्स लेनी पड़ेगी। हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप पहले से जानते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक इनपुट होता है जिसका नाम होता है डी और एक आउटपुट होता है उसका नाम होता है क्यू। वैसे क्यू बार भी होता है जिसे अपन अभी यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए अपन नहीं बना रहे हैं। और डी फ्लिप फ्लॉप की ये खासियत है कि जो भी आप डी में इनपुट देते हैं that appears on the Q output after a delay of 1 clock cycle। तो हमारे पास में एक क्लॉक इनपुट भी है इसके अंदर और ये जो है ट्राइंगल ये दिखाता है कि ये लेवल ट्रिगर्ड नहीं है, ये एक एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। यानी कि जब क्लॉक ट्रांजिशन करेगी तब चेंजेस होंगे। और ये बबल जो बना रखा है ये दिखाता है कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। यानी कि अगर यहाँ पे केवल ट्राइंगल बना हुआ होता तो इसका मतलब होता कि राइजिंग एज के दौरान जो भी आपने इनपुट दिया है वो आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर यहाँ पे बबल बना रखा है तो उसका मतलब है कि जो क्लॉक की फॉलिंग एज है उस दौरान जो भी आपने डी पे दे रखा है वो क्यू पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये पर्टिकुलर सिंबल जो यहाँ पे बना रखा है क्लॉक के साथ में ये दिखाता है कि जो इनपुट आपने दिया है वो इनपुट जो आपने डी पे दिया है वो क्यू पे तब अपियर होगा जब आपने फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक इसको अप्लाई किया है। तो ये अपने पास में एक डी फ्लिप फ्लॉप है। अपन एक और डी फ्लिप फ्लॉप लेते हैं। डी, क्यू और क्लॉक, 3 चीजें। एक और फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, उसके अंदर भी अपने पास डी है, क्यू है और क्लॉक है। और एक चौथा फ्लिप फ्लॉप अपन लोग और लेते हैं जिसके अंदर भी डी है, क्यू है और क्लॉक इनपुट है। इन सारी फ्लिप फ्लॉप्स की क्लॉक को अपन लोग आपस में जोड़ देते हैं। इस वजह से इस सर्किट को एक सिंक्रोनस सर्किट कहा जाएगा, क्योंकि जब क्लॉक मिलेगी तो सारी फ्लिप फ्लॉप्स को एक साथ मिलेगी। अगर क्लॉक 1 है तो सारी फ्लिप फ्लॉप्स के लिए क्लॉक 1 है, क्लॉक 0 है तो सारी फ्लिप फ्लॉप्स के लिए क्लॉक 0 है। अगर क्लॉक में ट्रिगर आता है तो सारी फ्लिप फ्लॉप्स एक साथ ट्रिगर होंगी। और अपन लोग क्या करते हैं कि एक इनपुट लेते हैं जिसका नाम अपन लोग D0 रख देते हैं। दूसरी फ्लिप फ्लॉप को जो इनपुट दे रहे हैं उसका नाम अपन D1 रख लेते हैं। तीसरी फ्लिप फ्लॉप को अपन लोग D2 दे देते हैं और D3 अपनी तीसरी डेटा बिट है। तो अपन ने 4 डेटा बिट्स इसके अंदर अप्लाई कर रखी हैं और वो 4 डेटा बिट्स आउटपुट में रिफ्लेक्ट होंगी। जैसे अपन Q0, Q1, Q2 और Q3 से शो कर रहे हैं। तो जब क्लॉक इसके ऊपर अप्लाई की जाएगी तो D0, D1, D2, D3 पे जो भी पड़ा है वो क्लॉक की फॉलिंग एज के ऊपर Q0, Q1, Q2, Q3 पे आ जाएगा। डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब ही डिले फ्लिप फ्लॉप था। Whatever was on the input will appear on the output after a delay of 1 clock cycle। लेकिन ये जो अपना क्लॉक इनपुट है ये अपन डायरेक्टली इसको क्लॉक नहीं दे रहे हैं। अपन लोगों ने यहाँ पे एक एंड गेट लगा दिया है और क्लॉक जो थी वो अप्लाई कर रहे हैं। क्लॉक तो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। फॉर एग्जांपल आप 1 किलोहर्ट्ज की क्लॉक साइकिल ले लो तो वो कंटिन्यूअसली 01 01 01 01 चेंज होती जाएगी और उसकी हर फॉलिंग एज के ऊपर ये जो डेटा था वो Q0, Q1, Q2, Q3 पे रिफ्लेक्ट होगा। इसे अपन कहते हैं कि
क्लॉक की फॉलिंग एज के ऊपर ये डेटा जो आउटपुट में आ रहा था वो रिफ्रेश होता जा रहा है, तो इसकी रिफ्रेश रेट भी 1 किलोहर्ट्ज हो गई। लेकिन अपन लोग ये चाहते हैं कि अपनी डेटा बिट्स को याद रख सके, तो अपन एक इनपुट और ले लेते हैं इस एंड गेट के अंदर, और अगर इस इनपुट का नाम अपन लोड रख दें और लोड की वैल्यू 1 होती है, तो जो भी यहाँ पे क्लॉक आ रही होती है वो एज इट इज आगे जा सकती है। और लोड को अगर अपन 0 कर देते हैं, एंड गेट का एक इनपुट अगर 0 हो जाता है, तो फिर दूसरा इनपुट कुछ भी हो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जब अपन लोड को 1 कर देते हैं, तो जो अपनी क्लॉक आ रही थी वो क्लॉक आगे जा सकती है, और उस क्लॉक की जैसे ही फॉलिंग एज आएगी D0, D1, D2, D3 विल अपीयर ऑन Q0, Q1, Q2, Q3। वंस द डेटा इज लोडेड, तो अपन लोग इस लोड वाले वेरिएबल को 0 कर देते हैं। 0 करने से जो क्लॉक थी वो आगे नहीं जा पाएगी। क्लॉक आगे नहीं जा पाएगी, तो अब अगर आप D0, D1, D2, D3 को चेंज करते हैं, तो Q0, Q1, Q2, Q3 जो है वो अनअफेक्टेड रहेंगे, यानी कि जो डेटा था आपका 4 बिट का वो यहाँ पे लैच हो चुका है। इसलिए अपन इसको 4 बिट रजिस्टर बोलते हैं। 4 बिट रजिस्टर विथ लोड कंट्रोल। इसके अंदर एक लोड इनपुट भी अपन ने बना दिया है। अगर आप इस लोड को 1 करते हैं तो ये डेटा लोड हो जाएगा, अगर आप इसको 0 करते हैं तो ये डेटा आप भले ही चेंज कर दें, पहले जो डेटा पड़ा था वही डेटा रहता है। तो अपन ने पहला एग्जांपल देखा 4 बिट रजिस्टर का, जिसके अंदर अपन ने 4 फ्लिप फ्लॉप्स को सिंक्रोनसली यूज लिया था, यानी सबकी क्लॉक जो थी वो अपन ने कॉमन कर ली थी। तो सिंक्रोनस सर्किट्स वो सर्किट्स होंगे जिनके अंदर सब फ्लिप फ्लॉप्स की क्लॉक कॉमन है। सिंगल लाइन से सारी क्लॉक्स को जोड़ रखा है तो सिंक्रोनस सर्किट है। आगे अपन कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे जिसमें असिंक्रोनस सर्किट्स भी होंगे। इस तरह के रजिस्टर्स के अंदर अपन लोग पैरेलल डेटा इन कर रहे हैं और पैरेलल डेटा आउट हो रहा है। इसलिए अपन इसको पैरेलल इन पैरेलल आउट टाइप का रजिस्टर बोलेंगे। इन शॉर्ट PIPO, पीपो, पैरेलल इन पैरेलल आउट। अब हम शिफ्ट रजिस्टर्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन है जिसको कुछ डेटा ट्रांसमिट करना है, और एक रिसीविंग स्टेशन है जिसे डेटा रिसीव करना है। अगर हमें 8 बिट के चंक्स में डेटा भेजना है, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास में 8 पैरेलल लाइंस हो, प्लस एक रेफरेंस लाइन ग्राउंड के लिए हो सकती है। बिट स्लाइसिंग के लिए इवन हमारे पास में एक क्लॉक की भी लाइन हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस अगर अपन देखें कि 8 बिट के चंक्स में ट्रांसफर करना था, तो उन 8 बिट्स की स्लाइसिंग करने के लिए क्लॉक चाहिए थी, ग्राउंड चाहिए था। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वायर्स जो थे ये 10 वायर्स हो गए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, तो 10 चैनल्स या फिर 10 लाइंस प्रोवाइड करना रिलेटिवली कॉस्टली पड़ता है। अगर हमारे पास में कोई ऐसा तरीका होता जिसमें ट्रांसमिटिंग स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन के बीच में हम लोग एक काम कर सकते थे, हमारे पास में एक ऐसी डिवाइस होती जिसके अंदर अपने 8 बिट जो हमें ट्रांसमिट करने थे वो हम प्रोवाइड कर देते, और वो 8 बिट सीरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 11110000 को ट्रांसमिट करना है, तो ये जो मेरे पास में डिवाइस है ये क्या करेगी, पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा के अंदर कन्वर्ट कर ले। लाइक पैरेलल टू सीरियल मेरे पास में यहाँ पे कन्वर्टर हो, और रिसीविंग स्टेशन के ऊपर मेरे पास में एक सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर हो, जो क्या कर रहा है कि सीरियल में जो बिट्स आ रही हैं उनको वापस से पैरेलल के अंदर ट्रांसलेट करते। तो इसमें भी मेरे को ऑब्वियसली एक क्लॉक सिग्नल चाहिए हो सकता है बिट स्लाइसिंग करने के लिए, एक रेफरेंस चाहिए हो सकता है ग्राउंड के लिए। तो पहले अगर मैं 10 पिन्स यूज कर रहा था, तो अब मेरे को केवल 3 वायर्स यूज करना पड़ेंगे। और यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपने पास 11110000 ट्रांसमिट करना था, तो ये जो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर है ये क्या करता है, LSB को लेता है, पहले LSB को ट्रांसमिट कर देता है, वो LSB यहाँ पे आती है, फिर नेक्स्ट टू LSB लेता है। ऐसे करके
वो पैरेलल एक एक बिट्स को लेके सीरियल में कन्वर्ट करते जाता है और यहाँ का सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर वापस उनको पैरेलल में कन्वर्ट करता जाता है। तो जो सोर्स पे मेरे पास डेटा पड़ा था वो पैरेलल टू सीरियल में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद में ट्रांसमिशन चैनल पे गया, ट्रांसमिट हो गया और रिसीविंग स्टेशन ने उसे वापस सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन कर दिया। तो इसमें मेरे को एक ही चैनल काम में लेना पड़ा, या नंबर ऑफ वायर्स जो जा रहे थे मेरे वो एक ही वायर जा रहा था अदर देन ग्राउंड एंड क्लॉक। तो इस तरह की जो डिवाइस है इसके लिए भी अपन फ्लिप फ्लॉप्स काम में ले सकते हैं इस तरह की डिवाइस को बनाने के लिए, और इस तरह की डिवाइस का नाम है पैरेलल इन सीरियल आउट। तो इसका नाम होगा पैरेलल इन सीरियल आउट, और इधर अपन लगाएंगे सीरियल इन पैरेलल आउट, PISO पीसो और SIPO सीपो। तो अपन लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इस तरह की डिवाइसेस जो है पैरेलल इन सीरियल आउट ये कैसे बना सकते हैं, सीरियल इन पैरेलल आउट कैसे बना सकते हैं। इस तरह की डिवाइस को एक शिफ्ट रजिस्टर बोलेंगे जो पैरेलल में इनपुट लेता है और सीरियल में आउट कर देता है, और ये भी एक शिफ्ट रजिस्टर है जो सीरियल इनपुट लेता है और उसको पैरेलल के अंदर कन्वर्ट करता है। तो अब अपन कुछ फ्लिप फ्लॉप्स लेके ये दोनों डिवाइसेस बनाएंगे। हम लोग पैरेलल इन सीरियल आउट टाइप के शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए भी हम लोग एक डी फ्लिप फ्लॉप लेते हैं। एक डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक इनपुट होता है जिसका नाम है डी, क्यू उसके अंदर आउटपुट होता है, और एक क्लॉक अपन उसके अंदर इनपुट दे सकते हैं। अगर हमारे पास में एक डी फ्लिप फ्लॉप है जिसके अंदर प्रीसेट भी दे रखा है, प्रीसेट यदि आपको याद हो तो प्रीसेट को 1 करने पे क्यू पहले से सेट हो जाता है। एक नॉट गेट और लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन हट जाए। ये प्रीसेट बार था, यानी कि प्रीसेट को 0 देने पे क्यू पहले से सेट यानी प्री सेट हो जाता था। तो प्रीसेट और क्लियर 2 इनपुट्स और हुआ करते थे एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर। अगर आप प्रीसेट को 0 कर देते थे तो क्यू पे 1 आ जाता था, और क्लियर को 0 कर देते थे तो क्यू पे 0 आ जाता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इनपुट में डी क्या दे रखा है और क्लॉक क्या दे रखा है। प्रीसेट और क्लियर डायरेक्टली क्यू को अफेक्ट करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ डेटा क्या आ रहा था और क्लॉक क्या आ रहा था। बट प्रीसेट और क्लियर कंफ्यूजिंग हो जाते हैं क्योंकि प्रीसेट बार है ये एक्चुअली। जब आप प्रीसेट को 0 देते हैं तो क्यू 1 सेट होता है। इसलिए उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए अपन एक यहाँ पे नॉट गेट इमेजिन करते हैं। अब मैं प्रीसेट को 1 दूंगा तो नॉट नॉट कैंसिल हो जाता है। प्रीसेट को 1 देने पे क्यू 1 हो जाएगा और प्रीसेट को 0 देने पे क्यू 0 हो जाएगा। क्लियर इनपुट अपन इस एग्जाम्पल में यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं सारे फ्लिप फ्लॉप्स के साथ में क्लियर इनपुट नहीं बनाऊंगा। तो सारे फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर एक चीज कॉमन है, डी, क्यू और प्रीसेट। क्लॉक भी है, डी, क्यू और प्रीसेट। इन सारी क्लॉक्स को मैं कॉमन कर देता हूं, जैसे कि सिंक्रोनस सर्किट्स के अंदर क्लॉक्स को कॉमन किया जाता है, उसी तरह से मैंने इस क्लॉक को भी यहां पे कॉमन कर दिया। और ये जो सारे प्रीसेट्स हैं इनके आगे मैं एक नैंड गेट लगा देता हूं, पर इस नैंड गेट को आप लोग एंड गेट ही समझें क्योंकि नॉट से नॉट कैंसिल हो जाएगा तो पीछे तो एंड गेट ही बचा। तो हर एक के साथ में एक नैंड गेट लगा रहा हूं, और इन सारे नैंड गेट्स का एक इनपुट में कॉमन कर रहा हूं। समझने के लिए इजी होगा अगर अपन नैंड गेट की जगह से एंड गेट समझें, क्योंकि नॉट और नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये वापस सारे एंड गेट बन जाएंगे। अब मेरे पास में 4 इनपुट लाइंस हैं। एक का नाम मैं रखता हूं D0, एक का नाम रखता हूं D1, एक का D2, एक का नाम रखता हूं D3। और ये जो कॉमन लाइन बनाई है इसका नाम मैं लोड इनेबल रख देता हूं। जैसा अपन ने पहले लोड लाइन को काम में लिया था उसी तरह से वापस से लोड लाइन को काम में ले रहे हैं। और एक का जो आउटपुट है वो दूसरे के इनपुट में जोड़ रहा हूं। पहले वाला वेरी फर्स्ट जो है उसको मैं नॉट कनेक्टेड छोड़ देता हूं या फिर मैं लॉजिक 0 के कनेक्ट कर देता हूं। एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में दे दिया,
और लास्ट जो आउटपुट आ रहा है यहां पे मैं कह रहा हूं आपको सीरियल आउट मिलेगा। अब आप देखिए, जब आप लोड को 1 करते हैं तो इन सारे एंड गेट्स का एक इनपुट 1 हो गया, तो जो भी D0 पे पड़ा है वो आगे जा सकता है, D1 पे पड़ा हुआ आगे जा सकता है, D2 पे आगे जा सकता है और D3 आगे जा सकता है। D0, D1, D2, D3 पे जो भी डेटा पड़ा था वो डेटा अपने पास में Q0, Q1, Q2 और Q3 बनके इन फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर लोड हो गया है। यानी अगर मैं लोड को 1 करता हूं तो ये डेटा आगे जा सकता है। एक बार ये डेटा आगे चला जाता है उसके बाद में मैं एग्जैक्टली 4 क्लॉक पल्स अप्लाई करता हूं। पहली क्लॉक पल्स अप्लाई करने पे D0 जो था वो यहां से सीरियली आउट हो जाएगा। दूसरी क्लॉक पल और पहली क्लॉक पल्स के दौरान एक काम होगा, D0 बाहर आ जाएगा, D1 यहां पहुंचेगा, D2 यहां पहुंचेगा, D3 यहां पहुंचेगा। दूसरी क्लॉक पल्स के अंदर पहली क्लॉक पल्स में D0 बाहर हो चुका है, दूसरी क्लॉक पल्स में D1 जो यहां पे बैठा था वो एक आगे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसका आउटपुट इसके इनपुट में दे रखा है, तो क्लॉक पल्स आने से ये D1 बाहर आ जाएगा, D2 भी एक आगे खिसक जाएगा और D3 भी एक आगे खिसक जाएगा। तो 4 क्लॉक पल्स अप्लाई करने पे D0, D1, D2, D3 लाइन से बाहर आ जाएंगे और पैरेलल जो डेटा इनपुट कर रखा था वो सीरियली आउट हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर बना दिया। और अपन ने पहले पढ़ा था कि पैरेलल इन सीरियल आउट की एप्लीकेशंस मॉडेम्स के अंदर हो सकती है, जिसके अंदर डेटा एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन से एक रिसीविंग स्टेशन को भेजना है, तो ट्रांसमिटिंग स्टेशन पे यूजुअली अपने को पैरेलल डेटा को सीरियली कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो एकदम आसान सा है, अगर अपन लोड को 0 कर देते हैं तो ये बिट्स लोड नहीं हो सकती है। तो इनिशियली जब वेरी फर्स्ट टाइम अपने को डेटा इसके अंदर लोड करना होता है तो अपन लोड को 1 करते हैं, उससे ये सारी बिट्स इन फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर लोड हो जाती हैं। फिर अपन लोड को 0 करते हैं और 4 क्लॉक साइकिल्स के बाद में D0, D1, D2, D3 यहां से बाहर हो जाता है। सबसे पहले D0 बाहर जाएगा, फिर अगली क्लॉक साइकिल में D2 आएगा, थर्ड क्लॉक साइकिल में D3 यहां तक आएगा और फोर्थ क्लॉक साइकिल में D3 1, 2, 3 इसे पार करके बाहर आ जाएगा। तो टोटल 4 क्लॉक साइकिल्स के अंदर अपने को डेटा मिल जाएगा। अब हम लोग सीरियल इन सीरियल आउट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं और हमारे पास में 4 बिट्स हैं जो हम सीरियली इन करना चाहते हैं और सीरियली आउट करना चाहते हैं। सीरियल इन सीरियल आउट से क्या फायदा है? सीरियल इन सीरियल आउट से ये फायदा है कि जो डेटा अपने पास आ रहा था उसको थोड़ा डिले दे के थोड़ी देर बाद पास करना है, तो ये एक डिले एलिमेंट की तरह एक्ट कर सकता है। यानी कि 4 बिट टाइम का डिले ये लगा देगा। मतलब अगर अपने पास में 4 बिट्स हैं और उनको थोड़ी देर रोक के फिर आगे भेजना है, 4 क्लॉक साइकिल रोक के भेजना है, तो अपन 4 फ्लिप फ्लॉप लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में D0, D1, D2 और D3 4 बिट्स हैं, ये मेरे को ट्रांसमिट करनी है। तो मैं सिंपली इसको इनपुट देता हूं एक फ्लिप फ्लॉप में, एक का इनपुट दूसरे के आउटपुट से जोड़ देता हूं और सारी क्लॉक्स में कॉमन कर देता हूं और क्लॉक में यहां पे प्रोवाइड कर देता हूं सबको कॉमन। तो जब 4 क्लॉक साइकिल्स आएंगी, यानी कि मेरे पास में 4 फॉलिंग एजेस होंगी, तो 4 क्लॉक साइकिल की जो ड्यूरेशन है, पहली क्लॉक साइकिल के अंदर D0 यहां पहुंचेगा, दूसरी में D0 यहां पहुंचेगा, D1 यहां तक पहुंचेगा, फिर D0 एक आगे, D1 यहां पे, D2 यहां पे, फिर अगली क्लॉक साइकिल में D0 बाहर निकल जाएगा, फिर अगले में D1 बाहर निकलेगा, D2 बाहर निकलेगा, D3 बाहर निकल जाएगा। तो पहली क्लॉक साइकिल के अंदर D0 यहां पे आएगा, फिर D0 यहां आएगा दूसरी में, तीसरी में D0 यहां और चौथी में D0 यहां। तो 4 क्लॉक साइकिल देने के बाद D0 जो था वो यहां पे पहुंचेगा। लेकिन अगर इसकी जगह एक सिंपल वायर होता और मैं यहां पे D0 देता तो D0 फौरन यहां पे पहुंच जाता। इसने सीरियल इन सीरियल आउट यानी सीसो ने एक डिले क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से जो मेरा डेटा डायरेक्टली जा सकता था, अगर मेरे को डेटा कहीं पे
लेट भेजना है, कुछ क्लॉक साइकिल्स के बाद भेजना है, तो 4 क्लॉक साइकिल्स बाद D0 वहां पे पहुंचा है, 5वीं क्लॉक साइकिल पे D1 पहुंचेगा, 6ठी क्लॉक साइकिल पे D2 पहुंचेगा और 7वीं क्लॉक साइकिल पे D3 बाहर पहुंचेगा। तो कुछ क्लॉक साइकिल्स इसके अंदर कंज्यूम हो गई। तो सीरियल इन सीरियल आउट अपन ने देखा। इसी तरीके से अपन लोग सीरियल इन पैरेलल आउट देखते हैं। सीरियल इन पैरेलल आउट की भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिसीविंग एंड के अंदर, जहां पे सीरियल डेटा रिसीव हो रहा है और उसको पैरेलल के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। तो एक आउटपुट अगर यहां से निकाल दिया जाता और इसका नाम अपन Q0, Q1, Q2, Q3 रख दें, तो एग्जैक्टली 4 क्लॉक साइकिल्स के बाद में जो D0 था वो यहां पहुंच जाएगा, D1 यहां पहुंच जाएगा, D2 यहां पहुंच जाएगा और D3 यहां पे अपने को Q3 पे मिल जाएगा। तो 4 क्लॉक साइकिल्स बाद D0 यहां पे पहुंच गया, D1, D2, D3 यहां पे पहुंच गए। इस तरीके से हम लोग सीरियल इन पैरेलल आउट टाइप का शिफ्ट रजिस्टर बना सकते हैं। हम लोग इसे शिफ्ट रजिस्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक एक बिट शिफ्ट हो रही है। तो 4 क्लॉक साइकिल्स के अंदर अपन 4 बिट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। सीरियल इनपुट दिया है बिट्स का और पैरेलल आउटपुट लिया है बिट्स का, इसलिए इसका नाम सीरियल इन पैरेलल आउट यानी SIPO सीपो हो गया। सीपो जो है वो रिसीविंग एंड पे आईसीज काम आती हैं इस तरह की। अब अपन लोग ये डिस्कस करेंगे कि अपन ने 4 तरह के शिफ्ट रजिस्टर्स पढ़े, सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट और इनकी दूसरी 2 कॉम्बिनेशंस। अपन लोग ऐसा रजिस्टर भी बना सकते हैं जो कि इन चारों का कॉम्बिनेशन हो और अपन ये सिलेक्ट कर लें कि चारों में से किस मोड के अंदर अपन काम लेना चाहते हैं। यहां पे अपन ने एक चीज और नोट की कि बिट्स हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट हो रही थी, इसलिए इसे लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर कहेंगे। राइट शिफ्ट रजिस्टर भी बनाया जा सकता है और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों को कंबाइन करके बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर भी बनाया जा सकता है, जो अपन स्टडी करेंगे। ऐसा शिफ्ट रजिस्टर जो चारों तरह के ऑपरेशंस करता हो और चारों तरह के ऑपरेशंस दोनों डायरेक्शन में कर सकता हो, उसको अपन यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर कहेंगे। अगर इसी लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर को राइट शिफ्ट रजिस्टर बनाना है तो एक छोटा सा चेंज किया जा सकता है, बाद में अपन प्रॉपर तरीके से करेंगे। लेकिन अभी समझने के लिए अगर अपन पहला बिट इस डी को प्रोवाइड करें और इसका आउटपुट इसके अंदर डाल दें, इस Q को इस D से जोड़ दें और इस Q को इस D से जोड़ दें और इस Q को वापस आउटपुट ले आए, तो अपन देखते हैं कि जो बिट इसके अंदर जाती है, यानी कि अपन LSB यहां पे दे रहे हैं, वो बिट इसमें जाएगी, यहां से यहां ट्रेवल करेगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी और अल्टीमेटली इधर से बाहर आएगी। तो हमने देखा कि बिट राइट साइड से लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट कर रही है। तो अपन लोग जो राइट शिफ्ट रजिस्टर बनाएंगे उसका बेसिक प्रिंसिपल ये होगा कि जो LSB है वो अभी अपन लोग LSB इधर दे रहे थे, तो अब अपन LSB इधर से देंगे और वो LSB ऐसे घूमते 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 यहां से बाहर आएगी। और बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर के अंदर अपन एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जब चाहे ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाए तो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर बन जाता है। ये लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है अगर बिट्स इस तरह से ट्रेवल करती हैं, और अगर बिट्स इस तरीके से ट्रेवल कर रही हैं तो ये राइट शिफ्ट रजिस्टर है। तो अपन लोग ऐसा सर्किट बनाने के बारे में सोचेंगे जिससे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों एक ही हार्डवेयर से किया जा सके। अगर हमारे पास में एक बाइनरी नंबर है, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हम लोग लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्यों करना चाहते हैं, उसकी जरूरत क्या है। तो अगर हमारे पास में एक बाइनरी नंबर है, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या हो गई 1 2 4 8 लिखे अगर अपन,
तो 4 + 1 5, इसकी डेसिमल वैल्यू 5 है। अगर इसको, ये हमारा है राइट हैंड और ये हमारा है लेफ्ट हैंड, अगर हम इसे राइट शिफ्ट करते हैं और एक नया 0 इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि सारे बिट्स को एक 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 एक, एक इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये 1 इधर आ जाता है, ये 0 इधर आ जाता है, सबको एक एक शिफ्ट करते हैं। तो जब हमने इस 1 को इधर शिफ्ट किया तो यहां पे 1 आ गया, ये 0 आगे शिफ्ट हो गया, ये 1 आगे शिफ्ट हो गया। तो सबसे पहले इस 1 को शिफ्ट किया, फिर ये 0 शिफ्ट किया, फिर ये 1 यहां पे शिफ्ट किया और एक नया 0 यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो नई बाइनरी अपने पास में बनी है, ये अगर अपन देखें तो 2 + 8 10 की बाइनरी है। तो इनिशियली अपने पास में जो 5 की बाइनरी थी, एक बार राइट शिफ्ट करने पे अब वो अपने पास में 10 की बाइनरी बन गई है। जैसा कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं, इनिशियली 5 की बाइनरी थी और 0 1 0 1 5 की बाइनरी थी और 1 0 1 0 10 की बाइनरी है। तो एक बार राइट शिफ्ट करने से अपन किसी भी बाइनरी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 बार राइट शिफ्ट करने से अपन लोग 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 बार राइट शिफ्ट करने से अपन लोग 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। n बार राइट शिफ्ट करने से अपन 2n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से एक बार लेफ्ट शिफ्ट करने पे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 को अपन एक बार और शिफ्ट करते तो वैसे तो 2.5 होता है, लेकिन 5 का इंटीजर डिवीजन अगर अपन करते तो 2 आ जाता। तो किसी भी नंबर को एक बार लेफ्ट शिफ्ट करने पे अगर उसकी अगर अपन जब राइट शिफ्ट कर रहे हैं, जब अपन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो एमएसबी का अगर अपन लॉस नहीं होने देते हैं, यानी एमएसबी को रिटेन कर पाते हैं, ऐसा नहीं हो कि एमएसबी ओवरफ्लो होकर गिर जाए, तो अपन लोग नंबर को हमेशा 2n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और लेफ्ट शिफ्ट करने से अपन किसी भी नंबर को n बार शिफ्ट करेंगे तो 2n से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के लिए अपन को सर्किट बनाना जरूरी है और फ्लिप फ्लॉप्स अपन इसके लिए काम में ले सकते हैं। अगर हमारे पास में एक एंड गेट है और इस एंड गेट के अंदर मैं एक इनपुट को 1 कर देता हूं, तो दूसरा इनपुट एज इट इज बाहर आ सकता है। अगर दूसरा इनपुट 0 है तो बाहर 0 आ जाएगा, दूसरा इनपुट 1 है तो बाहर 1 आ जाएगा। और अगर इस एंड गेट की इस एक दूसरे इनपुट को, जिसे मैं कंट्रोल लाइन कह रहा हूं, इसे मैं 0 दे देता हूं, तो आउटपुट 0 ही आएगा। यहां पे 1 देंगे तो भी 0 आएगा, यहां पे 0 देंगे तो भी 0 आएगा। अब अपन इस सर्किट के अंदर एक और मॉडिफिकेशन करते हैं, अपन एक और एंड गेट ले लेते हैं और यही वाला जो कंट्रोल इनपुट है, यही कंट्रोल इनपुट इस एंड गेट में भी देते हैं, लेकिन इसे उल्टा करके दे देते हैं। अब मेरे पास 2 बिट्स हैं, एक का नाम है B0, एक का नाम है B1। B0 और B1 में से कोई एक ही बिट आगे बढ़ पाएगी। अगर मैं यहां पे 1 दे देता हूं तो B0 आगे आ पाएगी, पर B1 आगे नहीं आ पाएगी, क्योंकि इस एक एंड गेट के अंदर ये जो 1 था ये 0 हो गया था। अगर मैं यहां पे 0 देता हूं तो पहला वाला एंड गेट इनहिबिट हो जाएगा, यानी डिसेबल हो जाएगा, और दूसरा वाला एंड गेट यहां से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनेबल हो जाएगा। यहां 1 आ जाएगा, तो B1 1 है तो 1 आ जाएगा, B1 0 है तो 0 आ जाएगा, यानी B1 अल्टीमेटली यहां पे पहुंच जाएगा। यानी कि 2 एंड गेट्स हैं, उनके एक कॉमन इनपुट को मैंने नॉट करके आपस में जोड़ दिया है। इनका कंबाइंड आउटपुट लेने के लिए मैं एक और गेट इसके आगे लगा देता हूं, तो B0 अल्टीमेटली आगे पहुंचेगी या B1 अल्टीमेटली आगे पहुंचेगी, ये डिसाइड हो सकता है S0 नाम की पिन से, जिसे मैं सेलेक्ट इनपुट कह सकता हूं। अगर S0 का मान 1 है तो B0 आगे पहुंच जाएगा, अगर S0 का मान 0 है तो B0 आगे नहीं पहुंचेगा और उसकी जगह B1 आगे पहुंच जाएगा। अगर अपन देखें तो ये एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर हो गया है। मल्टीप्लेक्सर का मतलब है मैनी टू 1। तो अपने पास में 2 इनपुट्स हैं, एक इनपुट का नाम है B0, एक इनपुट का नाम है B1। इन दोनों में से कौन आउटपुट तक पहुंच पाएगा,
ये डिसाइड करने के लिए एक सेलेक्ट इनपुट है S0 और इसको अपन 2:1 मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। अब इस 2:1 मल्टीप्लेक्सर को अपन यूज करेंगे बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए। अगर हमारे पास में 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, और ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, अगर इनको यहां से इनपुट दिया जाए तो ये राइट शिफ्ट कहलाएगा, राइट शिफ्ट रजिस्टर। और अगर लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर बनाना है यहां पे इनपुट दे रहे थे, यहां से आउटपुट आ रहा था, और अगर अपन इसको लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो जो इनपुट है वो अपने को D0 के अंदर देना पड़ेगा। Q0 जो है वो कनेक्ट हो जाता है D1 से, और D1 से आउटपुट आता है Q1 पे, Q1 कनेक्ट हो जाता है D2 पे, और Q2 कनेक्ट हो जाता है D3 पे, और Q3 से आउटपुट आता है। तो अपन लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो रेड कलर से मैंने पाथ शो किया है, इस तरह से अगर डेटा ट्रेवर्स करता है तो अपन इसे राइट शिफ्ट रजिस्टर कहेंगे, और ब्लू वाले में डेटा शिफ्ट करता है तो अपन इसे लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर कहेंगे। तो अब अपन 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे और वो डिसाइड करेगा कि अभी आप देख रहे हैं कि Q2 जो है वो D1 से कनेक्ट होता है तो लेफ्ट शिफ्ट का काम हो रहा है। जब Q2 D1 से कनेक्ट हो रहा है तो लेफ्ट शिफ्ट का काम हो रहा है। लेकिन यही वाला Q2 अगर D3 से कनेक्ट हो जाता है, यानी कि Q2 के पास में दो ऑप्शंस थे कनेक्ट होने के, Q2 अगर D1 से कनेक्ट हो जाता है तो लेफ्ट शिफ्ट है, और यही वाला Q2 अगर D3 से कनेक्ट हो जाता है तो राइट शिफ्ट है। ये चीज अपन ने Q2 के लिए कही। इसी तरह से अपन Q1 के लिए भी देख सकते हैं कि Q1 अगर सिंपली D0 से कनेक्टेड है, Q1 अगर D0 से कनेक्टेड है तो लेफ्ट शिफ्ट का काम हो रहा है, इस तरफ डेटा जा रहा है, Q1 D0 से कनेक्टेड है। लेकिन यही वाला Q1 जो है अगर D0 से कनेक्ट नहीं होके D2 से कनेक्ट हो जाता है, यानी ये वाला जो Q1 है ये अगर D2 से कनेक्ट हो जाता है तो राइट शिफ्ट का ऑपरेशन हो रहा है। तो अपन को एक ऐसा सर्किट इस 4 फ्लिप फ्लॉप्स के साथ में लगाना है जो अपनी एक कंट्रोल लाइन से अपनी बताई हुई इच्छा अनुसार अपन या तो ये वाला कनेक्शन सीक्वेंस कर सके और या फिर अपन ये वाला कनेक्शन सीक्वेंस कर सके। अगर अपन एक ऐसा सर्किट बना लेते हैं जिससे अपन ये कनेक्शंस आपस में चेंज कर सकते हैं तो अपन बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, जो कि अपना टॉपिक है, ये बना पाएंगे। इसलिए अब अपन जो एग्जांपल देख रहे हैं उसके अंदर अपन 2:1 मल्टीप्लेक्सर्स और इन 4 फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में जोड़ने वाले हैं। जो कंट्रोल लाइन होगी वो डिसाइड करेगी कि Q2 D1 से जुड़े या Q2 D3 से जुड़े, Q1 D0 से जुड़े या Q1 D2 से जुड़े। सिमिलरली फॉर Q0, सिमिलरली फॉर Q3। तो अब अपन वो सर्किट बनाएंगे। तो मेरे पास में कुछ एंड गेट्स हैं, इसका नाम मैं रख लेता हूं A0, A1, A2, A3, और दूसरे एंड गेट्स जो हैं उसका नाम रख देता हूं B0, B1, B2 और B3। अब ये जो B0, B1, B2, B3 है, इन सब का मैं एक कॉमन निकाल लेता हूं, और इसी के आगे एक नॉट गेट लगा देता हूं।
जो B0 B1 B2 B3 को जा रहा है उसी का मैं एक नॉट गेट लगा के एक और लाइन बना देता हूं, जिसको मैं डाल देता हूं A0 A1 A2 और A3 के अंदर। तो अगर मैं यहां पे 1 देता हूं तो B0 B1 B2 B3 वाले एंड गेट्स का एक इनपुट तो 1 हो जाता है, और अगर मैं 0 डाल देता हूं तो A0 A1 A2 A3 का एक इनपुट 1 हो जाता है और B0 B1 B2 B3 इनहिबिट हो जाते हैं, यानी कि डिसेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक इनपुट 0 चला गया है। तो इसको अपन मोड कंट्रोल बोल देंगे। इस मोड कंट्रोल को अगर अपन 0 कर देते हैं, मोड कंट्रोल को अगर 0 कर देते हैं तो A वाला सेट सेलेक्ट हो जाता है, और 1 कर देते हैं तो B वाला सेट जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। अपने पास में ये और गेट जो है इसका आउटपुट अपन D0 D1 D2 D3 के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। सारे फ्लिप फ्लॉप्स की क्लॉक कॉमन कर देते हैं। सारे फ्लिप फ्लॉप्स की क्लॉक कॉमन कर देते हैं। और अब अपना मेन काम है। मेन काम यह है कि Q1 जो है Q1 जो है वो दो जगह जा सकता है। अगर Q1 सिंपली D0 के अंदर चला जाता है तो डेटा इधर जा रहा है, और अगर ये Q1 D2 के अंदर चला जाता है तो डेटा इधर चला जाएगा। तो Q1 जो आ रहा है वो दो लोगों के लिए कैंडिडेट है, या तो वो D0 में जाए तो डेटा इधर शिफ्ट हो जाएगा, और Q1 अगर D2 के अंदर चला जाता है तो ये डेटा इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि एक केस के अंदर अपन राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं और दूसरे केस के अंदर अपन लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। इसलिए Q1 दो लोगों के लिए कैंडिडेट है, D0 के लिए भी कैंडिडेट है और D2 के लिए भी कैंडिडेट है, लेकिन ये दोनों में से किसी एक में जाएगा। किस में जाएगा वो मोड सेलेक्ट डिसाइड करेगा। तो Q1 से एक वायर अपन निकालते हैं और उसको अपन दे देते हैं इधर A0 के अंदर, और यही वाला वायर अपन यहां पे दे देते हैं B2 के अंदर। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट कैंडिडेट को उठाते हैं Q2 अगर D1 में जाता है तो डेटा इधर ट्रेवल करेगा, और Q2 अगर D3 के अंदर चला जाता है तो डेटा इधर ट्रेवल करेगा। इसलिए अपन Q2 को लेते हैं और इसको अपन A1 में कनेक्ट कर देते हैं, और इसी से एक दूसरा वायर लेते हैं जिसको कि अपन B3 के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। सेम चीज अपन Q3 के लिए करते हैं। Q3 अगर सिंपली D2 के कनेक्ट हो जाता है तो डेटा इधर ट्रेवल करेगा, और ये Q3 फाइनल आउटपुट अगर बन जाता है तो डेटा इस साइड में ट्रेवल करेगा। इसलिए अपन क्या करते हैं कि ये जो Q3 है ये दो लोगों के लिए कैंडिडेट है, एक तो ये D2 के लिए कैंडिडेट है या फिर ये बाहर आउटपुट आने के लिए कैंडिडेट है। इसलिए अपन जो D3 है उसे कनेक्ट कर देते हैं A2 पे, Q0 को B1 से कनेक्ट कर देते हैं। यहां पे वो डेटा दे रहे हैं जिसे अपन लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं, इसे अपन DL0 कह सकते हैं। इसके बाद में DL1 मल्टीपल बिट्स हैं, और इधर से अपन वो डेटा दे सकते हैं जिसे अपन राइट शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे DR0 DR1, ये कुछ बिट्स हैं जिनको हमें राइट शिफ्ट करना है। अब लेफ्ट शिफ्ट करें या राइट शिफ्ट करें, किस साइड में डेटा शिफ्ट होगा वो मोड कंट्रोल डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मोड कंट्रोल को हम 1 ले लेते हैं। अगर मोड कंट्रोल को 1 लिया है तो A सीरीज वाले जो भी गेट्स हैं A0 A1 A2 A3 ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें नॉट होके जा रहा है, तो ये A काम नहीं कर रहे हैं। सारे A वाले जो थे ये काम नहीं कर रहे हैं, और A वालों का आउटपुट जो था वो 0 आ गया है। B वाले जितने भी थे उनके एक एक इनपुट पे 1 पहुंच गया है, यानी यहां पे 1 आ गया है, यहां पे 1 आ गया है, यहां पे 1 आ गया है, यहां पे आ गया है, और केवल B वालों में 1 आ गया है। अब B वालों के अंदर DL0 जो था वो अब यहां पे जा सकती है पहली बिट, और ये DL0 बिट यहां पे जाती है, और ये D0 के अंदर चली गई। फिर ये जो Q0 था, ये Q0 इसमें B1 के अंदर गया, और ये यहां से यहां आया, ये D1 में जा सकता है।
फिर Q1 दो जगह जा रहा था, A0 तो इनहिबिट हुआ है यानी काम नहीं कर रहा है, तो A0 में जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और अब ये अल्टीमेटली चला जाता है B2 के अंदर। B2 के अंदर एक तो 1 ऑलरेडी था ही था, और Q1 जो भी था वो यहाँ पे आ गया है, और अल्टीमेटली जो अपना Q1 था वो D2 के अंदर चला गया है, ठीक उसी तरीके से जैसे Q0 जो था वो D1 के अंदर चला गया है। अब Q2 जो था वो A1 से भी जुड़ा हुआ है और B3 से भी जुड़ा हुआ है, तो A1 तो काम नहीं कर रहा है क्योंकि A सीरीज का है, इसलिए Q2 B3 के अंदर चले जाता है। B3 में एक 1 ऑलरेडी था, तो Q3 एज इट इज Q2 एज इट इज पहुंच जाएगा, इसलिए अपन लोग यहां पे लिख देते हैं Q2, और Q2 D3 में चला गया, और हमारे पास अगला जो आउटपुट आ रहा था वो हमारे पास Q3 से आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हमने मोड को 1 किया था तो DL0 मोड को 0 करना, यानी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। अगर आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो मोड को 1 कर दीजिए। तो अब हमने देखा कि DL0 जो कि पहला बिट था वो इस गेट में गया, इससे इस फ्लिप फ्लॉप में गया, इससे बाहर आया, यहां गया, यहां से, और अल्टीमेटली वो Q3 से बाहर आया। यानी 4 क्लॉक साइकिल्स देने के बाद 1 2 3 4 क्लॉक साइकिल्स के 4 नेगेटिव एजेस जब आएंगी तो जो हमारा पहला बिट था DL0 वो हमारे को अल्टीमेटली Q3 से बाहर मिलेगा। 5वीं क्लॉक साइकिल जब आएगी तो DL1 डेटा फॉर लेफ्ट साइड की फर्स्ट बिट वो हमारे को यहां पे मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे पास DL0 नाम की बिट आई, फिर 5वीं क्लॉक साइकिल के अंदर DL1 नाम की बिट हमारे पास आई। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यदि आप मोड को 0 कर देते हैं, अभी अपन ने मोड 1 ले रखा था, अगर आप मोड को 0 कर देते हैं तो आप राइट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं, और राइट साइड जब आप शिफ्ट करना चाहेंगे तो सारे B वाले गेट्स डिसेबल हो जाएंगे और A वाले गेट्स सारे इनेबल हो जाएंगे। A वाले गेट्स इनेबल हो जाने की वजह से यहां पे जो डेटा A के अंदर आ रहा था वो फ्लिप फ्लॉप के अंदर जाएगा। तो आप रफ वर्क में एक छोटा डायग्राम बना के और इस 2:1 मल्टीप्लेक्सर को यूज करके आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर कैसे वर्क कर रहा है। ये बाई डायरेक्शनल सीरियल शिफ्ट रजिस्टर था, इसमें अपन सीरियल डेटा लेफ्ट साइड से भी दे सकते थे और सीरियल डेटा राइट साइड से भी दे सकते थे। अगर अपन लेफ्ट साइड से सीरियल डेटा देते और उसको अपने राइट साइड से सीरियल डेटा देते और लेफ्ट में शिफ्ट करना था तो मोड सेलेक्ट को अपन 0 कर देंगे, और अगर आप लेफ्ट से डेटा देना चाहते हैं और राइट की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप मोड सेलेक्ट को 1 दे सकते हैं। और इस तरह से बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर काम करता है।